बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भौतिक भूगोल का, फिजिकल ज्योग्राफी का, तो उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो उसका अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल क्या होता है, इसकी प्रकृति व क्षेत्र की विवेचना कीजिए। मतलब आपको भौतिक भूगोल के बारे में विस्तार से बताना है, ये क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है और इसके क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताना है। तो मैं जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, अगर इस पीडीएफ को आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपके सामने क्या प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर अन्य वीडियो पढ़ सकते हो आप इस टॉपिक से संबंधित, इस पेपर से संबंधित। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा जो टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम के लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तब आपके सामने आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और वहां पर जाके सर्च कर लेना ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सर्च करोगे, छोटे शब्दों में ज्योग्राफी सर्च कर लेना, आपके सामने सारी पीडीएफ दिखेंगी। उसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, जाकर पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं आपके सामने भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी के भौतिक या प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करती है। मतलब भौतिक भूगोल वही है भाई, आपके सामने भूगोल की वो शाखा होती है जो पृथ्वी की जो भौतिक और जो प्राकृतिक वातावरण होता है, उसमें पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, मिट्टी, जलवायु, आपके सामने जो संसाधन होते हैं, आपके सामने वातावरण होता है हमारा, उसके बारे में अध्ययन करती है। साथ के साथ ये जानने की कोशिश करती है कि प्राकृतिक चीजें बनी है तो कैसे बनी है और तथा वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई। मतलब हवा का निर्माण, हवा है उसका कैसे निर्माण होता है, पानी का कैसे निर्माण हुआ, इस वातावरण का कैसे निर्माण हुआ, इस वायुमंडल में हम रहते हैं, इस जल मंडल हो गया आपके सामने, वायुमंडल हो गया आपके सामने, स्थल मंडल हो गया, ये जितने भी आपके सामने संसाधन है, चाहे उनका निर्माण कैसे होता है, चाहे आपके सामने कोयला, पेट्रोलियम, खनिज हो गए, इन सब का निर्माण कैसे होता है और इन सब चीजों का मनुष्य के जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, भौतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से चीज? चलिए शुरू करते हैं अपन आगे का पॉइंट। भौतिक भूगोल की प्रकृति कैसी होती है, भौतिक भूगोल की क्या प्रकृति होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहले वाला प्रश्न आपके सामने, वैज्ञानिक और अनुभवजन्य। भौतिक भूगोल एक प्रकार का वैज्ञानिक विषय होता है। यह अपने अध्ययन में अवलोकन, देखना, प्रयोग और मापन जैसे वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है। मतलब आपके सामने जो ये जो भौतिक भूगोल कैसा है, वैज्ञानिक और अनुभवजन्य विषय है। समझ में आ गया? इसको वैज्ञानिक विषय भी बोल सकते हैं। यह अध्ययन करता है चीजों के बारे में कि जैसे भाई जलमंडल, जो आपके सामने वायुमंडल है, वायुमंडल की कितनी परतें हैं उसके बारे में अध्ययन करेगा, उनके प्रयोग में मापन करता है। विज्ञान क्या करता है, आपके सामने कोई भी चीज का अध्ययन करता है, अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिकल प्रयोग करता है तथा चीजों के मापन करता है। तो यही सब चीज आपके सामने फिजिकल ज्योग्राफी भी करता है। तो इसका अर्थ क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, वैज्ञानिक विषय। ये जैसे वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके नए यह नियमों और सिद्धांतों के आधार पर पृथ्वी की प्रक्रियाओं जैसे ज्वालामुखी फटना, चक्रवात बनने को समझने का प्रयास करता है। मतलब ये जो अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांतों का निर्माण करके आपके सामने पृथ्वी की जो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे जलवायु का फटना, जो ज्वालामुखी का फटना, चक्रवात का बनना, इन सभी प्रक्रियाओं को समझता है। मतलब कोई भी जगह है उसमें अगर कोई भी पहाड़ है, अगर कोई भी आपके सामने ज्वालामुखी है, वो फट रही है तो वो कब तक फट सकती है, क्यों फटेगी, शांत ज्वालामुखी है तो वो क्यों है ना, जो ज्वलंत है ज्वालामुखी तो वो क्यों है, हर प्रकार की चीजों को समझने का प्रयास करता है। चक्रवात बन रहे हैं तो कहां बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या मुख्य कारण है, भविष्य में कब चक्रवात आ सकते हैं, इन सब चीजों को क्या करता है, वैज्ञानिक ढंग से और अनुभवों के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास करता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने अंतर विषयक। अंतर विषयक मतलब ये अकेला काम नहीं करता है, बल्कि ये भूविज्ञान, जियोलॉजी, मौसम विज्ञान व समुद्र विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे अन्य विज्ञानों से भी जुड़ा होता है। मतलब इसका अकेले का काम नहीं आपके सामने अध्ययन करना, ये सभी के सभी विज्ञानों को एक साथ लेकर चलता है, जिसमें भू विज्ञान हो गया, जियोलॉजी हो गया, मौसम विभाग, मेट्रोलॉजी हो गया और समुद्र जो विज्ञान है, ओशियोग्राफी हो गया, उन सभी के सभी विज्ञानों को एक साथ लेकर चलता है। समझ में आ गया आपके सामने? तो सारे के सारे जो विज्ञान है वो इसमें साथ रहते हैं और जो बायोलॉजी जैसे विषयों से भी जुड़ा होता है। अब कैसे जोड़ता है भाई, भू विज्ञान हो गया, पृथ्वी के अंतरिक्ष में क्या चीजें चलती हैं, उन सब के अध्ययन के साथ आपके सामने करेगा, है ना।
फिर मौसम में क्या हो रहा है, चक्रवात कैसे बन रहे हैं ये अपन समझ रहे हैं, तो ये किसकी मदद लेगा भाई, मौसम विज्ञान की भी मदद ले लेगा इस चीज के अध्ययन में। फिर समुद्र के बारे में अध्ययन करता है तो समुद्र विज्ञान वालों की जो हेल्प ले लेंगे, ओशियनोग्राफी वालों की। और अगर जो समुद्र में किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं उनको समझने के लिए बायोलॉजी के जो वैज्ञानिक होते हैं विषयों की मदद लेते हैं। तो इसका यही है कि जब आप इस फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हो तो आपको अन्य विज्ञानों के बारे में भी जानकारी होती है, चाहे इसमें मौसम विज्ञान हो, चाहे भूविज्ञान हो, चाहे समुद्र विज्ञान हो, हर विज्ञान को आपको विस्तार से जानकारी होती है। ये इन सभी विषयों को समझने में मदद करता है तथा पृथ्वी को समग्र रूप में समझाता है। क्या होता है आपके सामने, ये जो जितने भी जो विषय आपके सामने, चाहे भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान जैसे सभी विज्ञान जो वैज्ञानिक विषय हैं, इन सभी विषयों को समझाने में बहुत ज्यादा मददगारी सिद्ध होता है आपके सामने। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने गत्यात्मकता। पृथ्वी की सतह हमेशा बदलती रहती है। भौतिक भूगोल इन बदलती प्रक्रियाओं जैसे समुद्र तल का ऊपर उठना, मिट्टी का कटाव का अध्ययन करता है, इसीलिए इसकी प्रकृति स्थिर नहीं बल्कि गत्यात्मक बदलती रहती है। अगर अपन पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की जो सतह है वो लगातार बदलती रहती है और भौतिक भूगोल क्या करता है, इन बदलती हुई प्रक्रियाओं में का अध्ययन करता है। जैसे समुद्र तल है उसका लगातार आपको पता है जलवायु परिवर्तन के कारण उसका जल स्तर बढ़ रहा है, मिट्टी का कटाव होता रहता है, ज्वालामुखियां फटती रहती हैं आपके सामने, चक्रवात आते रहते हैं। तो सारी की सारी चीजें हैं वो लगातार होती रहती है। प्रकृति कैसी है, परिवर्तनशील चीज है, लगातार उसमें कोई ना कोई घटना होती रहती है। तो अगर घटनाएं होती रहती हैं तो भौतिक भूगोल का क्या काम है, सभी चीजों को लगातार अध्ययन करते रहना इसका काम है। समझ में आ गया आपके सामने। इसीलिए इसकी प्रकृति स्थिर नहीं बल्कि गत्यात्मक है, बल्कि इसकी गति कैसी है, गत्यात्मक है, जो लगातार आपके सामने बदलती रहती है। अगले वाला पॉइंट है इसमें आपके सामने भौतिक भूगोल का क्षेत्र। भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बहुत विशाल है एवं इसके मुख्य रूप से 4 उपशाखाओं में बांटा गया है। मतलब भौतिक भूगोल की बात करें, इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इसको 4 प्रमुख उपशाखाओं में बांटा गया है। पहला पॉइंट आपके सामने भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसमें कौन सा है, जियोमॉर्फोलॉजी होती है आपके सामने, ये पृथ्वी की सतह आकृतियां जैसे पहाड़, पठार, मैदान, घाटियों की उत्पत्ति, संरचना का अध्ययन करता है। मतलब ये पृथ्वी की जो अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां होती हैं, जैसे पृथ्वी पर पहाड़ पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, मैदानी इलाके पाए जाते हैं, घाटियां पाई जाती हैं, तो उन सब चीजों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उन सब चीजों को क्या करता है, समझने का प्रयास करता है कि उन सब चीजों की संरचनाएं कैसे उत्पन्न हुई हैं। सभी की सभी चीजों को, सभी चीजों की संरचनाओं को अच्छे से विस्तार से समझा जाता है इसके अंदर। यह भूकंप, ज्वालामुखी, अपरदन जैसी जो प्रक्रियाओं है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब इसका काम यही होता है, पृथ्वी की सतह पे जितनी आकृतियां हैं, जैसे पठार है, पहाड़ है, मैदान है, घाटियां हैं, इन सब चीजों की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से होता है, इन सब चीजों की संरचनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। जिसमें फिर इन्हीं सब जो पृथ्वी पे जितनी आकृतियां हैं उसी से कोई कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर ज्वालामुखी आ गई, इन सब चीजों पर को भी ये साथ के साथ अध्ययन करता रहता है। मतलब सीधी सीधी बात है कि पृथ्वी पे कोई भी घटना हो रही है ना, वो क्यों हो रही है उसको समझता है ये आपके सामने। अगला इसमें कौन सा आता है, जल विज्ञान। नाम से पता चल गया जल विज्ञान में क्या होगा, आपके सामने जल मंडल से संबंधित जितनी भी चीजें, उन सब चीजों को अध्ययन किया जाएगा। यह पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करता है। इसमें क्या करता है, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसका अध्ययन करता है। इसमें जलवायु के प्रकार, तापमान, वर्षा के पैटर्न, जलवायु परिवर्तन जैसी चीजों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, आपके सामने जो वायुमंडल के अध्ययन का काम किया जाता है, जो आपके सामने जो एटमॉस्फेयर होता है उसका भी अध्ययन होता है, साथ के साथ जो जलमंडल होता है जिसमें तापमान कितना है, वर्षा कितनी होगी, हवा के पैटर्न कैसे चल रहे हैं और जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो इन प्रकार की जो सारी की सारी चीजें होती हैं, इन सभी चीजों को विस्तार से समझा जाता है। समझ में आ गया आपके सामने कि तापमान, वर्षा, हवा के पैटर्न व जलवायु परिवर्तन जैसी जो चीजें होती हैं इनको विस्तार से गहराई से समझने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जलमंडल में आपके सामने यही आती है, जलवायु से संबंधित आपके सामने जितनी भी चीजें होती हैं। इसका प्रमुख पॉइंट होता है मानसून कैसे आता है, भूमध्य रेखा पर हमेशा सर्दियां क्यों रहती हैं।
तो ये इसमें कुछ प्रमुख पॉइंट होते हैं भाई कि मानसून है वो लगातार क्यों आता है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है उस पर हमेशा गर्मियां क्यों रहती है, सर्दियां बोल दिया था मैंने क्यों रहती है, क्योंकि भूमध्य रेखा होती है वो आपके सामने एकदम बीच की रेखा होती है जिसपे सूर्य की किरणें आपके सामने लगातार पड़ती रहती है, सीधी की सीधी पड़ती रहती है, इसलिए हमेशा क्या रहती है वहां पर गर्मी आती रहती है। समझ में आ गया। अगले वाला कौन सा विज्ञान है जिसका अध्ययन करता है, समुद्र विज्ञान। यह महासागरों और समुद्रों को भी अध्ययन करता है। महासागरीय जल का खारापन क्यों है, तापमान इतना क्यों है, ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं और समुद्री जीव जैसी चीजें इसमें शामिल है। मतलब यह महासागरों और समुद्रों को भी अध्ययन करता है, जिसमें क्या समुद्री जल का तापमान कितना है, बस महासागरीय जो जल होता है उसका तापमान इतना क्यों है, खारापन क्यों है पानी के अंदर, ज्वार भाटा और जो समुद्री धाराएं हैं उन जैसे समुद्री जीव जंतुओं का जीवन कैसे होता है, इन सब चीजों को ये विस्तार में अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो इसमें आपके सामने लगभग हर चीज का अध्ययन कर लिया जाता है समुद्र विज्ञान से संबंधित। समझ में आ गया कि ज्वार भाटा जो जितनी समुद्री घटनाएं होती हैं, ज्वार भाटा होना, समुद्री जीव हो गए, जो जलवायु उसका जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान कितना बढ़ रहा है, उसका जल स्तर कितना बढ़ रहा है, आपके सामने समुद्र का सभी चीजों को विस्तार से अध्ययन कर लेता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने मृदा भूगोल और जैव भूगोल। मृदा भूगोल ये मिट्टी के प्रकार, कितनी प्रकार की मिट्टी होती है, उसकी बनावट कैसे होती है, उसका वितरण कैसे होता है और मिट्टी बनाने की प्रक्रिया होती है, उसका अध्ययन कैसे किया जाता है, इन सब चीजों को विस्तार से समझाता है। मतलब क्या करता है, आपके सामने मृदा भूगोल को समझाने का प्रयास करता है। मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, मिट्टी की बनावट कैसे होती है, मिट्टी का वितरण कैसे, उसका फैलाव होता है और उसके बनाने की जो प्रक्रिया कैसे होती है, उन्हीं सब चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है, मृदा भूगोल के अंदर किया जाता है आपके सामने। समझ में आ गया आपको अच्छे से पॉइंट। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जैव भूगोल। ये पृथ्वी पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों के वितरण और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों को बताता है। क्या करता है, जीव जंतु हैं उनका, जीव जंतु जितने भी रहते हैं पृथ्वी पर, चाहे आपके सामने कितने भी जीव जंतु उन और वनस्पति, उनको मनुष्य पर कैसे डिपेंड करता है आपके सामने, भाई कैसे मनुष्य ने जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा है, कैसे वो जो खतरे युक्त आपके सामने जो जातियों में जाके शामिल हो गए हैं आपके सामने जीव जंतु, कैसे जीव जंतु मनुष्य के आवासों में घुस जाते हैं, इन सभी चीजों को विस्तार से समझाने का प्रयास करता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। इसी प्रकार भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण को समझने का एक विस्तृत विज्ञान है। मतलब अगर अपन बात करें भौतिक भूगोल होता है ये प्रकृति का जितना भी जो वातावरण होता है ना उसको समझने का सबसे विस्तृत विज्ञान है, जिसका मुख्य लक्ष्य मानव और प्रकृति के जटिल संबंधों को समझना है। मतलब इसका लक्ष्य क्या है, मानव और जो प्रकृति के बीच में जो जटिल विषय है, जो जटिल संबंध है, उसको ये समझाने का प्रयास करता है। समझ में आ गया आपको विस्तार से। ये होने वाला था आपका जो पेपर होने वाला था भौतिक भूगोल, उसके बारे में, उसकी प्रकृति व क्षेत्र के बारे में विस्तार से बता दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का तर्कपूर्ण विवरण दीजिए। मतलब वेगनर का जो महाद्वीपीय जो प्रभाव का जो सिद्धांत है, प्रवाह का जो सिद्धांत है, और महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, उसको आपको तर्कपूर्ण बताना है, विस्तारपूर्ण बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं भैया आपके सामने। तो अगर आप ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर इसको फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को जैसे सब्सक्राइब करोगे आपके सामने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके अन्य वीडियो को देख सकते हो इस पेपर से संबंधित, फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित। साथ के साथ वहीं पर आपके सामने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पे फाइल वाले सेक्शन पे जाना और सर्च करना है ज्योग्राफी, वहां पे पीडीएफ पड़ी होगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ, उसको पढ़ लेना और आपके सामने पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी अच्छे से जाकर। साथ के साथ फ्लिपकार्ट मंत्रा पे अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो ऑनलाइन, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हो तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके खरीद लेना। मैंने तो कोई किताब आपके सामने टैग कर रखी है फिजिकल ज्योग्राफी की, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं, और कुछ खरीद लेना, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आप अपनी क्लास को। वेगनर का सिद्धांत क्या है?
जर्मन मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की थ्योरी प्रस्तुत की। मतलब वेगनर ने क्या बताया, जर्मन जो मौसम वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीप के जो विस्थापन, कैसे महाद्वीप पूरे के पूरे आपकी पूरी दुनिया में जो महाद्वीप होते हैं ना, कॉन्टिनेंटल होते हैं, ये प्लेटों पर टिके रहते हैं, कैसे ये आपके सामने विखंडन हो जाते हैं। अगर आपके सामने इनको अगर जोड़ के देखें, अगर आप ऐसा बोला जाता है कि अफ्रीका है ना, भारत और अफ्रीका से टूट के है, तो जो अफ्रीका के और भारत के गिर के जंगल है ना, पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह शेर पाए जाते हैं। कहां पर? गिर के जंगलों में, गुजरात के अंदर। समझ में आ गया? और जंगल पूरी जो शेर होते हैं पूरी दुनिया में अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में पाए जाते हैं। मान गए आप सब चीजें? अफ्रीका की जो चट्टाने हैं और भारत की जो चट्टानों को अगर आप मैच करते हो उस वाले क्षेत्र की, तो सेम उनका टाइम पीरियड और सेम आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। तो ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा सिद्धांत दिया गया जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने करोड़ों साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़कर रहते थे। उनका क्या मानना था कि दुनिया में बहुत पहले आपके सामने क्या था, सारे के सारे जो महाद्वीप हैं वो एक साथ एक जगह ही रहा करते थे, लेकिन वे समय के साथ खिसक कर विस्थापित होकर अलग अलग हो गए। और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वो विस्थापित होके अलग होकर क्या हो गए, आपके सामने अलग अलग चले गए। पहले सारे के सारे एक जगह थे, एशिया, अफ्रीका, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारे के सारे, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे एक जगह थे। फिर धीरे धीरे टूटकर आपके सामने अलग अलग हो गए। समझ में आ गया आपके सामने? अब उन्होंने जो सिद्धांत बताया, उस सिद्धांत के उन्होंने कैसे बताया, कैसे प्रूव किया, कि मैं बात कह तो रहा हूं लेकिन किस आधार पे कह रहा हूं, उन्होंने ये बात किस आधार पे कही उसको समझेंगे अपन। सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं, पहला पेंजिया व पेंथसाला। वेगनर के अनुसार पृथ्वी के आरंभ में पृथ्वी एक विशाल अखंड भूखंड था। मतलब वेगनर ने बताया कि पृथ्वी की जब शुरुआत होती है तब पृथ्वी कैसी थी, एक बहुत बड़े भूखंड के रूप में काम करती थी, जिसको उन्होंने क्या कहा, पेंजिया के नाम से जाना, जिसको उन्होंने पेंजिया का नाम दिया। आपके सामने पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी को एक जगह रहना। किस नाम से जाना जाता है? पेंजिया के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? उसको उन्होंने पेंजिया का नाम दिया, जो एक विशाल भूखंड के चारों ओर एक विशाल महासागर था। जो क्या था आपके सामने, जो एक बड़ा सा भूखंड हुआ करता था, उसके चारों ओर का एक बड़ा सा महासागर हुआ करता था, उसे पेंथसाला के नाम से कहा गया। पेंजिया मतलब सारे महाद्वीप एक जगह रहते थे। मतलब ये समझो, ये पृथ्वी है, सारे महाद्वीप, ये आपके सामने शायद मेरी हथेली दिखाई दे रही होगी, ये आपके सामने पृथ्वी है ना, ये गोला मान लो ये पृथ्वी है। इसको इन्होंने क्या कहा, पेंजिया के नाम से कहा। समझ में आ गया? और इसको पेंथसाला के नाम से कहा। किस नाम से साला कहा? पेंथसाला। पेंजिया मतलब बीच में है तो पृथ्वी, पेंथसाला मतलब आपके सामने जो जलमंडल है उसको इन्होंने पेंथसाला संपूर्ण जल के नाम से कहा इन्होंने। समझ में आ गया आपको विस्तार से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, विघटन। लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले मेसोजोइक युग के अंदर पेंजिया के अंदर दरार पड़नी शुरू हो गई थी। मतलब लगभग आपके सामने 200 साल पहले की बात है, जो आपके सामने ये जो मेसोजोइक युग आया, उसमें जो पेंजिया है, ये जो पेंजिया है, इसके अंदर धीरे धीरे क्या हुई, दरार पड़नी शुरू हो गई और ये दो टुकड़ों के अंदर बट गया। समझ में आ गया? कब? 20 करोड़ वर्ष पहले की बात आपके सामने। इसको मेसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के नाम से जाना जाता है? मेसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है। तब पेंजिया में दरार पड़ी और ये दो टुकड़ों में बट गया। इसका उत्तरी भाग कहलाया क्या? लोरेशिया। उत्तरी भाग लोरेशिया के नाम से कहलाया, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया जैसे देश है। मतलब उत्तरी एशिया जैसे देश है। समझ में आ गया? अपन दक्षिणी एशिया में जाने जाते हैं। जैसे ये कोई भाग था, ये कोई भाग था, मैंने बताया ना, ये अपना पेंजिया है, ये वाला पेंजिया है, इसका ऊपरी वाला भाग टूट गया, टूट कर क्या कहलाया आपके सामने? लोरेशिया कहलाया। लोरेशिया में क्या आ गया आपके सामने? देखो भूगोल है, मैप देखा होगा, उत्तरी अमेरिका इधर की साइड पड़ता है सबसे ऊपर की तरफ, है ना। इसमें ऐसे समझा, ऐसे समझ, उल्टा होता है ना इसमें। तो यहाँ पर था आपके सामने उत्तरी अमेरिका। समझ में आ गया? और यहाँ पर आपके सामने क्या था? यूरोप था, है ना। और यहाँ पर का जो एशिया, जो रशिया हो गए, चीन जैसे देश थे। तो ये आपके सामने, इनको लोरेशिया के नाम से जाना गया। फिर दक्षिणी भाग में आपके सामने गोडाउन आते हैं, जिसमें दक्षिणी अमेरिका, जो अर्जेंटीना, जो आपके सामने ये ब्राजील वाले देश हैं, ये अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे देश है, वो टूटकर अलग चले गए। मतलब दक्षिण भारत में जो दक्षिणी क्षेत्र टूट कर गया, उसको गोडाउना लैंड के नाम से जाना जाता है। और आपने नाम काफी बार सुना होगा भूगोल के अंदर कि हम गोडाउना लैंड के क्या है, हिस्सा, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे देश हैं वो शामिल होते हैं।
विस्थापन की बात करें, इसके बाद ये टुकड़े अलग अलग दिशाओं में तैरने लगे, धीरे धीरे वर्तमान स्थल पर पहुंच गए। मतलब धीरे धीरे क्या, इन सभी चीजों का विघटन होना शुरू हो गया, विस्थापन होना शुरू हो गया, और ये टुकड़े अलग अलग टूटकर जाने लगे, और धीरे धीरे जो वर्तमान स्थल है, वर्तमान जगह है, इन सब जगह पर आपके सामने ये पहुंच गए। समझ में आ गया आपके सामने? मतलब धीरे धीरे क्या होना शुरू, आपके सामने ये टुकड़े ये धीरे धीरे तैरना शुरू किए, और आज जो वर्तमान जगह पर जिन इन सब चीजों को देखते हो, वो सभी चीजें वर्तमान जगह पर पहुंच गई। वेगनर ने सुझाव दिया, ये विस्थापन गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वारीय बल, पोलर फिलिंग बल, ध्रुवीय प्लावन बल के कारण। अब आप समझोगे कि भाई वेगनार ने ये क्यों कहा कि आपके सामने ये जो चीजें टूट कर क्यों गई। भाई साइंटिस्टों ने पूछा, भैया टूट तो गई, लेकिन कैसे टूटी, आप बताओ कौन सा कारण था। तो उन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो सकता है टूट गई हूं, पानी का ज्वारीय बल होता है उसके कारण टूट गई हूं, या पोलर फिलिंग बल, मतलब ध्रुव होता है ना, वो अपनी तरफ चीजों को खींचता है, दोनों ध्रुव अपनी तरफ, तो उसके ध्रुवीय पलायन बल के कारण भी हो सकता है सब चीजें टूट गई होंगी। समझ में आ गया आपके सामने? वर्तमान स्वरूप की बात करें, विस्थापन की प्रक्रिया आज भी धीमी गति से जारी है। मतलब ये विस्थापन की जो प्रक्रिया है आज भी जारी है, धीरे धीरे आपके सामने ये प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। समझ में आ गया? तो विस्थापन की जो प्रक्रिया है आज भी धीमी है, परंतु लगातार आज भी जारी है। इसमें आपके सामने पॉइंटों की बात करें तो वेगनार ने क्या तर्कपूर्ण प्रमाण दिए। वेगनार ने अपने सिद्धांत के समर्थन में कई महत्वपूर्ण तर्क दिए। पहला था, आपने इनका जो पहला तर्क आपके सामने कौन सा, जिग्सा फिट का जो तर्क है, इन्होंने क्या बताया, यदि अंटार्कटिका महासागर के दोनों किनारों पर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पूर्वी तट को मिलाया जाए तो बिल्कुल जिग्सा फिट, मतलब ये इनका क्षेत्र कुछ ऐसे वाला है, ऐसे सा है, और उनका कुछ ऐसे सा क्षेत्र है। मतलब जिग्सा फिट कैसे होगा, ऐसे वाला क्षेत्र है, अमेरिका का ऐसे वाला है और दक्षिण का अफ्रीका का ऐसा है, तो ऐसे वो आपस में फिट हो जाते हैं, ऐसे वाला चीज बन जाती है। ये देखो मिल गया ना, इस प्रकार का ऐसे वाला कुछ क्षेत्र हो, ऐसे वाला कुछ क्षेत्र, समझ में आ गया? तो आपस में जब उनको मिलाया जाता, आप भी अगर मैप लेना, और मैप को मैं लेकर नहीं आया, ये थोड़ी गलती होगी मेरे से, वरना मैं आपको मिलाकर दिखाता कि किस तरीके से वो दोनों की दोनों चीजें आपस में मिलती हैं। और ये दिखाता है जो जिग्सा फिट, या जो आपके सामने जो पहली पजल के टुकड़े जैसे आपस में फिट हो जाते हैं, इस प्रकार से चीजें मिल रही है। तो इन चीजों से पता चलता है कि कैसे न कैसे आपके सामने कभी ना कभी ये चीजें एक साथ रही होंगी आपके सामने। समझ में आ गया? तो भाई कोई भी दो बहुत स्थल आकृतियां हैं वो आपस में मिल रहे हैं, एकदम सटीक मिल रहे हैं, तो आपको लगा भाई कभी ना कभी ऐसे टूट कर गई होंगी। भाई जैसे पहेली के टुकड़े होते हैं आपके सामने, अगर आप उसमें मिला देते हो तो वो उससे टूटते हुए होते हैं, जब भी तो उसमें सटीक के सटीक मिल जाते हैं। तो वही वाली चीज है इसमें भी। चट्टानों की समानता की बात करें, अंटार्कटिका के दोनों ओर की पुरानी चट्टानों की संरचना, आयु और निर्माण काल की अद्भुत समानता पाई जाती है। मतलब अंटार्कटिका जो जगह होती है उसमें तो दोनों ओर पुरानी चट्टानें होती है, उसमें 200 करोड़ वर्ष पुरानी जो चट्टानें होती हैं, उसकी संरचना, आयु का, कब उनका निर्माण हुआ और निर्माण काल की अद्भुत समानता पाई जाती है। मतलब अंटार्कटिका ना, जो उत्तरी अंटार्कटिका और निचले वाले दोनों को अगर मिलाया जाता ना, तो दोनों की चट्टानें ना वो 200 करोड़ वर्ष पुरानी है, और दोनों की संरचना एक जैसी है, आयु काल और निर्माण काल भी एक जैसा है। तो इस चीज से क्या पता चलता है, कभी ना कभी आपके सामने वो एक जगह रही होगी, टूट के अलग अलग है तभी दिखता है। यही चीज आपके सामने अफ्रीका और इंडिया में दिखती है, यही चीज अफ्रीका का जो आपके सामने इधर वाला जो पश्चिमी तट है और उनका पूर्वी तट अमेरिका वालों का, उसके दोनों को मिलाया जाता है, तो उनकी चट्टानों में भी यही है, उनकी चट्टानें और अफ्रीका, जैसे अफ्रीका की चट्टान और भारत की जो गुजरात वाली चट्टानें, उनको मिलाओगे तो आपके सामने उनका समय काल समान दिखाई पड़ता है। कोई चीज टूटकर दूसरी जगह जाएगी तभी तो समान दिखेगी, तो इससे चीज ये फिक्स होता है कि चट्टानों की जो समानता है वो इस चीज को प्रूव करती है कि कभी ना कभी ये चीजें एक जगह रही होंगी, बाद में टूटकर अलग हो गई होंगी। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, जीवाश्मों का वितरण। विभिन्न महाद्वीपों पर एक ही प्रकार के प्राचीन पौधे और जानवरों के जीवाश्म मिले हैं जो समुद्र से अलग हैं। उदाहरण के लिए लेमुर नामक जानवर के जीवाश्म भारत, अफ्रीका, मेडागास्कर तीनों जगह मिलते हैं। मतलब अगर अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स की बात करें, मतलब एक जो महाद्वीप होता है ना, एक महाद्वीप है, उस पे आपके सामने एक ही प्रकार के जो प्राचीन पौधे व जानवरों के जीवाश्म मिलते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? जहाँ पे मतलब ये पता चलता है जो लेमुर नामक जो जानवर है वो आपके सामने, उसके जो जीवाश्म, मतलब ये जानवर खत्म हो चुका है आपके सामने,
इस दुनिया से उसका विलुप्त हो चुका है, लेकिन उसके जब जीवाश्म मिले, भारत में मिले, तो भी उसके जो कंकाल है वो सेम मिले, अफ्रीका और मेडागास्कर तीनों जगह मिले हैं। अब इसका अर्थ यही हो सकता है कि वो तीनों जगह वो जानवर रहे हो, है ना, तीनों महाद्वीप में वो जानवर रहे हो, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, लेमुरिया के नाम से जाना जाता है। और इससे यह भी संभव हो जाता है कि तीनों की तीनों जगह कभी ना कभी एक जगह थी, तभी ये आपके सामने जानवर एक जगह, मतलब उनके जीवाश्म पाए जाते हैं। समझ में आ गया आपके सामने। अगला पॉइंट आपके सामने, प्लेक्सर निष्पेक्षण। गाना के तटों पर सोने के बड़े निष्पेक्षण मिलते हैं, लेकिन सोने के खाने केवल ब्राजील में पाए जाते हैं। अच्छा, मतलब क्या होता है, दो प्रकार की चीजें होती है। सोना होता है ना, उसका जो निर्माण होता है, तो उसमें जो खनिज होता है ना, वो सबसे ज्यादा आपके सामने गाना एक क्षेत्र है आपके सामने, किसका, अफ्रीका का देश है, गाना देश है अफ्रीका का। और जो ब्राजील देश है वो किसका, दक्षिण अमेरिका का देश है। दोनों अलग अलग जगह है, दोनों अलग अलग महाद्वीपों पे, लेकिन जो सोने बनाने के लिए जो जिस खनिज होता है वो मिलता गाना में है। गाना आपके साथ जो अफ्रीका का क्षेत्र है, उसके जो पश्चिमी तट पे पाया जाता है, और जो दक्षिणी अमेरिका है उसके जो पूर्वी तट पे ब्राजील पाया जाता है, सोने की खाने वहां पाई जाती है। तो ऐसे कैसे हुआ आपके सामने, ऐसा इसीलिए हुआ ताकि गाना और ब्राजील कभी एक साथ जुड़े हुए थे, और जिससे क्या हुआ, जो निष्पेक्षण तो आपके सामने कहां पर चला गया, गाना में चला गया, और सोने की खाने ब्राजील के अंदर चली गई। इसीलिए आपके सामने ये सभी चीजें देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, जलवायु परिवर्तन के प्रमाण। वर्तमान में ठंडे जो अंटार्कटिका की जगह है उसमें कोयले के प्रमाण मिले हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय भारत में हिमनदों, ग्लेशियर के प्रमाण मिलते हैं। यह दर्शाता है कि महाद्वीपों ने अपनी स्थिति बदल ली है, जिससे जलवायु क्षेत्र भी बदल गए हैं। मतलब वर्तमान समय में जो ठंडे अंटार्कटिका जो पाया जाता है उसमें कोयले के प्रमाण मिलते हैं, जबकि भारत के हिमनदों में ग्लेशियर के जो प्रमाण मिलते हैं। तो इस चीज से आपको ये पता चलता है कि महाद्वीपों ने अपनी स्थिति बदल दी, जिससे जलवायु क्षेत्र भी उनके बदल गए थे। समझ में आ गया, क्योंकि कभी भारत में आपके सामने भारत का जो उत्तरी क्षेत्र हुआ करता था वहां पे ठंड पड़ा करती थी, लेकिन जो वक्त के साथ क्या हुआ, जो भारत का कोयला था वो वहां पर चल गया, जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिला है। हालांकि वेगनर ने अपने सिद्धांत में पर्याप्त बल जैसे ज्वारीय बल की व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन अब जब उनसे पूछा गया, वेगनर से आलोचना क्या होती है इनकी, वेगनर साहब की, कि इनकी आलोचना ये होती है कि जब उनसे पूछा गया कि भैया आपके सामने ये जो सिद्धांत तो दे दिया आपने अलग अलग बलों के नाम भी बता दिए, लेकिन ये भी बता दो कि ये बल काम कैसे करते हैं, ये ज्वारीय बल कैसे काम करता है, तो इसकी व्याख्या करने में वो असफल रहे। लेकिन बाद में उन्होंने प्लेट विवर्तन सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने इस विस्थापन के पीछे असली कारण किसको बताया, संवहनीय धाराओं की वैज्ञानिक व्याख्या दी। फिर भी वेगनर का सिद्धांत जो आधुनिक जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक आधारशिला बना। लेकिन आज भी आपके सामने वेगनर का जो प्लेट का जो सिद्धांत है, प्लेटो के निर्माण का जो सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वो प्लेटो का नाम ले दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। सभी लोग इसको पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक रूप से मानते हैं। तो ये था आपके सामने जो वेगनर का महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत। आपके सामने कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का तर्कपूर्ण विवरण दीजिए। मतलब वेगनर का जो महाद्वीपीय जो प्रभाव का जो सिद्धांत है, प्रवाह का जो सिद्धांत है, और महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, उसको आपको तर्कपूर्ण बताना है, विस्तारपूर्ण बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं भैया आपके सामने। तो अगर आप ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर इसको फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को जैसे सब्सक्राइब करोगे, आपके सामने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके अन्य वीडियो को देख सकते हो, इस पेपर से संबंधित, फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित। साथ के साथ वहीं पर आपके सामने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पे फाइल वाले सेक्शन पे जाना और सर्च करना है ज्योग्राफी। वहां पे पीडीएफ पड़ी होगी, बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ, उसको पढ़ लेना और आपके सामने पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी अच्छे से जाकर। साथ के साथ फ्लिपकार्ट, मंत्रा पे अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो ऑनलाइन, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हो, तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है,
इस पे क्लिक करके खरीद लेना। मैंने तो कोई किताब आपके सामने टैग कर रखी है फिजिकल ज्योग्राफी की, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं, और कुछ खरीद लेना, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आप अपनी क्लास को। वेगनर का सिद्धांत क्या है? जर्मन मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की थ्योरी प्रस्तुत की। मतलब वेगनर ने क्या बताया? जर्मन जो मौसम वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीप के जो विस्थापन, कैसे महाद्वीप पूरे के पूरे आपकी पूरी दुनिया में जो महाद्वीप होते हैं ना, कॉन्टिनेंटल होते हैं, ये प्लेटों पर टिके रहते हैं, कैसे ये आपके सामने विखंडन हो जाते हैं। अगर आपके सामने इनको अगर जोड़ के देखें, अगर आप ऐसा बोला जाता है कि अफ्रीका है ना, भारत और अफ्रीका से टूट के है, तो जो अफ्रीका के और भारत के गिर के जंगल है ना, पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह शेर पाए जाते हैं। कहां पर? गिर के जंगलों में, गुजरात के अंदर। समझ में आ गया? और जंगल पूरी जो शेर होते हैं पूरी दुनिया में अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में पाए जाते हैं। मान गए आप सब चीजें? अफ्रीका की जो चट्टाने हैं और भारत की जो चट्टानों को अगर आप मैच करते हो उस वाले क्षेत्र की, तो सेम उनका टाइम पीरियड और सेम आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। तो ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा सिद्धांत दिया गया जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने करोड़ों साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़कर रहते थे। उनका क्या मानना था कि दुनिया में बहुत पहले आपके सामने क्या था, सारे के सारे जो महाद्वीप हैं वो एक साथ एक जगह ही रहा करते थे, लेकिन वे समय के साथ खिसक कर विस्थापित होकर अलग अलग हो गए। और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वो विस्थापित होके अलग होकर क्या हो गए, आपके सामने अलग अलग चले गए। पहले सारे के सारे एक जगह थे, एशिया, अफ्रीका, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारे के सारे, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे एक जगह थे। फिर धीरे धीरे टूटकर आपके सामने अलग अलग हो गए। समझ में आ गया आपके सामने? अब उन्होंने जो सिद्धांत बताया, उस सिद्धांत के उन्होंने कैसे बताया, कैसे प्रूव किया, कि मैं बात कह तो रहा हूं लेकिन किस आधार पे कह रहा हूं, उन्होंने ये बात किस आधार पे कही उसको समझेंगे अपन। सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं, पहला पेंजिया व पेंथसाला। वेगनर के अनुसार पृथ्वी के आरंभ में पृथ्वी एक विशाल अखंड भूखंड था। मतलब वेगनर ने बताया कि पृथ्वी की जब शुरुआत होती है तब पृथ्वी कैसी थी, एक बहुत बड़े भूखंड के रूप में काम करती थी, जिसको उन्होंने क्या कहा, पेंजिया के नाम से जाना, जिसको उन्होंने पेंजिया का नाम दिया। आपके सामने पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी को एक जगह रहना। किस नाम से जाना जाता है? पेंजिया के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? उसको उन्होंने पेंजिया का नाम दिया, जो एक विशाल भूखंड के चारों ओर एक विशाल महासागर था। जो क्या था आपके सामने, जो एक बड़ा सा भूखंड हुआ करता था, उसके चारों ओर का एक बड़ा सा महासागर हुआ करता था, उसे पेंथसाला के नाम से कहा गया। पेंजिया मतलब सारे महाद्वीप एक जगह रहते थे। मतलब ये समझो, ये पृथ्वी है, सारे महाद्वीप, ये आपके सामने शायद मेरी हथेली दिखाई दे रही होगी, ये आपके सामने पृथ्वी है ना, ये गोला मान लो ये पृथ्वी है। इसको इन्होंने क्या कहा, पेंजिया के नाम से कहा। समझ में आ गया? और इसको पेंथसाला के नाम से कहा। किस नाम से साला कहा? पेंथसाला। पेंजिया मतलब बीच में है तो पृथ्वी, पेंथसाला मतलब आपके सामने जो जलमंडल है उसको इन्होंने पेंथसाला संपूर्ण जल के नाम से कहा इन्होंने। समझ में आ गया आपको विस्तार से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, विघटन। लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले मेसोजोइक युग के अंदर पेंजिया के अंदर दरार पड़नी शुरू हो गई थी। मतलब लगभग आपके सामने 200 साल पहले की बात है, जो आपके सामने ये जो मेसोजोइक युग आया, उसमें जो पेंजिया है, ये जो पेंजिया है, इसके अंदर धीरे धीरे क्या हुई, दरार पड़नी शुरू हो गई और ये दो टुकड़ों के अंदर बट गया। समझ में आ गया? कब? 20 करोड़ वर्ष पहले की बात आपके सामने। इसको मेसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के नाम से जाना जाता है? मेसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है। तब पेंजिया में दरार पड़ी और ये दो टुकड़ों में बट गया। इसका उत्तरी भाग कहलाया क्या? लोरेशिया। उत्तरी भाग लोरेशिया के नाम से कहलाया, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया जैसे देश है। मतलब उत्तरी एशिया जैसे देश है। समझ में आ गया? अपन दक्षिणी एशिया में जाने जाते हैं। जैसे ये कोई भाग था, ये कोई भाग था, मैंने बताया ना, ये अपना पेंजिया है, ये वाला पेंजिया है, इसका ऊपरी वाला भाग टूट गया। टूट कर क्या कहलाया आपके सामने? लोरेशिया कहलाया। लोरेशिया में क्या आ गया आपके सामने? देखो भूगोल है, मैप देखा होगा, उत्तरी अमेरिका इधर की साइड पड़ता है सबसे ऊपर की तरफ, है ना। इसमें ऐसे समझा, ऐसे समझ, उल्टा होता है ना इसमें। तो यहाँ पर था आपके सामने उत्तरी अमेरिका। समझ में आ गया? और यहाँ पर आपके सामने क्या था? यूरोप था, है ना। और यहाँ पर का जो एशिया, जो रशिया हो गए, चीन जैसे देश थे। तो ये आपके सामने इनको लोरेशिया के नाम से जाना गया। फिर दक्षिणी भाग में आपके सामने गोडाउन आते हैं, जिसमें दक्षिणी अमेरिका, जो अर्जेंटीना, जो आपके सामने ये ब्राजील वाले देश हैं, ये अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे देश है, वो टूटकर
अलग चले गए। मतलब दक्षिण भारत में जो दक्षिणी क्षेत्र टूट कर गया उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और आपने ये नाम काफी बार सुना होगा भूगोल के अंदर कि हम गोंडवाना लैंड के क्या है, हिस्सा हैं, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे देश हैं वो शामिल होते हैं। विस्थापन की बात करें, इसके बाद ये टुकड़े अलग अलग दिशाओं में तैरने लगे, धीरे धीरे वर्तमान स्थल पर पहुंच गए। मतलब धीरे धीरे क्या इन सभी चीजों का विघटन होना शुरू हो गया, विस्थापन होना शुरू हो गया और ये टुकड़े अलग अलग टूटकर जाने लगे और धीरे धीरे जो वर्तमान स्थल है, वर्तमान जगह है, इन सब जगह पर आपके सामने ये पहुंच गए। समझ में आ गया आपके सामने? मतलब धीरे धीरे क्या होना शुरू, आपके सामने ये टुकड़े ये धीरे धीरे तैरना शुरू किए और आज जो वर्तमान जगह पर जिन इन सब चीजों को देखते हो वो सभी चीजें वर्तमान जगह पर पहुंच गई। वेगनर ने सुझाव दिया ये विस्थापन गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वारीय बल, पोलर फिलिंग बल, ध्रुवीय प्लावन बल के कारण। अब आप समझोगे कि भाई वेगनार ने ये क्यों कहा कि आपके सामने ये जो चीजें टूट कर क्यों गई। भाई साइंटिस्टों ने पूछा भैया टूट तो गई लेकिन कैसे टूटी, आप बताओ कौन सा कारण था। तो उन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो सकता है टूट गई हूं, पानी का ज्वारीय बल होता है उसके कारण टूट गई हूं, या पोलर फिलिंग बल, मतलब ध्रुव होता है ना वो अपनी तरफ चीजों को खींचता है, दोनों ध्रुव अपनी तरफ, तो उसके ध्रुवीय पलायन बल के कारण भी हो सकता है सब चीजें टूट गई होंगी। समझ में आ गया आपके सामने? वर्तमान स्वरूप की बात करें, विस्थापन की प्रक्रिया आज भी धीमी गति से जारी है। मतलब ये विस्थापन की जो प्रक्रिया है आज भी जारी है, धीरे धीरे आपके सामने ये प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। समझ में आ गया? तो विस्थापन की जो प्रक्रिया है आज भी धीमी है परंतु लगातार आज भी जारी है। इसमें आपके सामने पॉइंटों की बात करें तो वेगनार ने क्या तर्कपूर्ण प्रमाण दिए। वेगनार ने अपने सिद्धांत के समर्थन में कई महत्वपूर्ण तर्क दिए। पहला था आपने इनका जो पहला तर्क आपके सामने कौन सा, जिग्सा फिट का जो तर्क है, इन्होंने क्या बताया, यदि अंटार्कटिका महासागर के दोनों किनारों पर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पूर्वी तट को मिलाया जाए तो बिल्कुल जिग्सा फिट, मतलब ये इनका क्षेत्र कुछ ऐसे वाला है, ऐसे सा है और उनका कुछ ऐसे सा क्षेत्र है। मतलब जिग्सा फिट कैसे होगा, ऐसे वाला क्षेत्र है, अमेरिका का ऐसे वाला है और दक्षिण का अफ्रीका का ऐसा, तो ऐसे वो आपस में फिट हो जाते हैं, ऐसे वाला चीज बन जाती है। ये देखो मिल गया ना, इस प्रकार का ऐसे वाला कुछ क्षेत्र हो, ऐसे वाला कुछ क्षेत्र, समझ में आ गया? तो आपस में जब उनको मिलाया जाता, आप भी अगर मैप लेना, और मैप को मैं लेकर नहीं आया, ये थोड़ी गलती होगी मेरे से, वरना मैं आपको मिलाकर दिखाता कि किस तरीके से वो दोनों की दोनों चीजें आपस में मिलती हैं। और ये दिखाता है जो जिग्सा फिट, जो आपके सामने जो पहली पजल के टुकड़े जैसे आपस में फिट हो जाते हैं, इस प्रकार से चीजें मिल रही है। तो इन चीजों से पता चलता है कि कैसे न कैसे आपके सामने कभी ना कभी ये चीजें एक साथ रही होंगी आपके सामने। समझ में आ गया? तो भाई कोई भी दो बहुत स्थल आकृतियां हैं वो आपस में मिल रहे हैं, एकदम सटीक मिल रहे हैं, तो आपको लगा भाई कभी ना कभी ऐसे टूट कर गई होंगी। भाई जैसे पहेली के टुकड़े होते हैं आपके सामने, अगर आप उसमें मिला देते हो तो वो उससे टूटे हुए होते हैं, जब भी तो उसमें सटीक के सटीक मिल जाते हैं। तो वही वाली चीज है इसमें भी। चट्टानों की समानता की बात करें, अंटार्कटिका के दोनों ओर की पुरानी चट्टानों की संरचना, आयु और निर्माण काल की अद्भुत समानता पाई जाती है। मतलब अंटार्कटिका जो जगह होती है उसमें तो दोनों ओर पुरानी चट्टानें होती है, उसमें 200 करोड़ वर्ष पुरानी जो चट्टानें होती हैं, उसकी संरचना, आयु का, कब उनका निर्माण हुआ और निर्माण काल की अद्भुत समानता पाई जाती है। मतलब अंटार्कटिका ना, जो उत्तरी अंटार्कटिका और निचले वाले दोनों को अगर मिलाया जाता ना, तो दोनों की चट्टानें ना वो 200 करोड़ वर्ष पुरानी और दोनों की संरचना एक जैसी है, आयु काल और निर्माण काल भी एक जैसा है। तो इस चीज से क्या पता चलता है, कभी ना कभी आपके सामने वो एक जगह रही होगी, टूट के अलग अलग है तभी दिखता है। यही चीज आपके सामने अफ्रीका और इंडिया में दिखती है, यही चीज अफ्रीका का जो आपके सामने इधर वाला जो पश्चिमी तट है और उनका पूर्वी तट अमेरिका वालों का, उसके दोनों को मिलाया जाता है तो उनकी चट्टानों में भी यही है, उनकी चट्टानें और अफ्रीका, जैसे अफ्रीका की चट्टान और भारत की जो गुजरात वाली चट्टानें, उनको मिलाओगे तो आपके सामने उनका समय काल समान दिखाई पड़ता है। कोई चीज टूटकर दूसरी जगह जाएगी तभी तो समान दिखेगी, तो इससे चीज ये फिक्स होता है कि चट्टानों की जो समानता है वो इस चीज को प्रूव करती है कि कभी ना कभी ये चीजें एक जगह रही होंगी, बाद में टूटकर अलग हो गई होंगी। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, जीवाश्मों का वितरण। विभिन्न महाद्वीपों पर एक ही प्रकार के प्राचीन पौधे और जानवरों के जीवाश्म मिले हैं जो समुद्र से अलग है। उदाहरण के लिए लेमुर नामक जानवर के जीवाश्म भारत, अफ्रीका, मेडागास्कर तीनों जगह मिलते हैं। मतलब अगर अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स की बात करें, मतलब
एक जो महाद्वीप होता है ना, एक महाद्वीप है, उस पे आपके सामने एक ही प्रकार के जो प्राचीन पौधे व जानवरों के जीवाश्म मिलते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? जहाँ पे मतलब ये पता चलता है जो लेमुर नामक जो जानवर है वो आपके सामने, उसके जो जीवाश्म मतलब ये जानवर खत्म हो चुका है आपके सामने, इस दुनिया से उसका विलुप्त हो चुका है, लेकिन उसके जब जीवाश्म मिले भारत में मिले तो भी उसके जो कंकाल है वो सेम मिले, अफ्रीका और मेडागास्कर तीनों जगह मिले हैं। अब इसका अर्थ यही हो सकता है कि वो तीनों जगह वो जानवर रहे हो, है ना, तीनों महाद्वीप में वो जानवर रहे हो, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, लेमुरिया के नाम से जाना जाता है। और इससे यह भी संभव हो जाता है कि तीनों की तीनों जगह कभी ना कभी एक जगह थी, तभी ये आपके सामने जानवर एक जगह मतलब उनके जीवाश्म पाए जाते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? अगला पॉइंट आपके सामने प्लेक्सर निष्पेक्षण। गाना के तटों पर सोने के बड़े निष्पेक्षण मिलते हैं, लेकिन सोने के खाने केवल ब्राजील में पाए जाते हैं। अच्छा, मतलब क्या होता है, दो प्रकार की चीजें होती है। सोना होता है ना, उसका जो निर्माण होता है तो उसमें जो खनिज होता है ना, वो सबसे ज्यादा आपके सामने गाना एक क्षेत्र है आपके सामने, किसका, अफ्रीका का देश है, गाना देश है अफ्रीका का, और जो ब्राजील देश है वो किसका, दक्षिण अमेरिका का देश है। दोनों अलग अलग जगह है, दोनों अलग अलग महाद्वीपों पे, लेकिन जो सोने बनाने के लिए जो जिस खनिज होता है वो मिलता गाना में है। गाना आपके साथ जो अफ्रीका का क्षेत्र है उसके जो पश्चिमी तट पे पाया जाता है, और जो दक्षिणी अमेरिका है उसके जो पूर्वी तट पे ब्राजील पाया जाता है, सोने की खानें वहां पाई जाती है। तो ऐसे कैसे हुआ आपके सामने? ऐसा इसीलिए हुआ ताकि गाना और ब्राजील कभी एक साथ जुड़े हुए थे, और जिससे क्या हुआ, जो निष्पेक्षण तो आपके सामने कहां पर चला गया, गाना में चला गया, और सोने की खानें ब्राजील के अंदर चली गई। इसीलिए आपके सामने ये सभी चीजें देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जलवायु परिवर्तन के प्रमाण। वर्तमान में ठंडे जो अंटार्कटिका की जगह है उसमें कोयले के प्रमाण मिले हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय भारत में हिमनदों ग्लेशियर के प्रमाण मिलते हैं। यह दर्शाता है कि महाद्वीपों ने अपनी स्थिति बदल ली है, जिससे जलवायु क्षेत्र भी बदल गए हैं। मतलब वर्तमान समय में जो ठंडे अंटार्कटिका जो पाया जाता है उसमें कोयले के प्रमाण मिलते हैं, जबकि भारत के हिमनदों में ग्लेशियर के जो प्रमाण मिलते हैं। तो इस चीज से आपको ये पता चलता है कि महाद्वीपों ने अपनी स्थिति बदल दी, जिससे जलवायु क्षेत्र भी उनके बदल गए थे। समझ में आ गया? क्योंकि कभी भारत में आपके सामने भारत का जो उत्तरी क्षेत्र हुआ करता था वहां पे ठंड पड़ा करती थी, लेकिन जो वक्त के साथ क्या हुआ, जो भारत का कोयला था वो वहां पर चल गया, जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिला है। हालांकि वेगनर ने अपने सिद्धांत में पर्याप्त बल जैसे ज्वारीय बल की व्याख्या नहीं कर पाई, लेकिन अब जब उनसे पूछा गया, वेगनर से आलोचना क्या होती है इनकी, वेगनर साहब की, कि इनकी आलोचना ये होती है कि जब उनसे पूछा गया कि भैया आपके सामने ये जो सिद्धांत तो दे दिया आपने अलग अलग बलों के नाम भी बता दिए, लेकिन ये भी बता दो कि ये बल काम कैसे करते हैं, ये ज्वारीय बल कैसे काम करता है, तो इसकी व्याख्या करने में वो असफल रहे। लेकिन बाद में उन्होंने प्लेट विवर्तन सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने इस विस्थापन के पीछे असली कारण किसको बताया, संवहनीय धाराओं की वैज्ञानिक व्याख्या दी। फिर भी वेगनर का सिद्धांत जो आधुनिक जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक आधारशिला बना। लेकिन आज भी आपके सामने वेगनर का जो प्लेट का जो सिद्धांत है, प्लेटो के निर्माण का जो सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वो प्लेटो का नाम ले दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। सभी लोग इसको पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक रूप से मानते हैं। तो ये था आपके सामने जो वेगनर का महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत। आपके सामने कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।